देर रात मेरी आँख मेरे फ़ोन के वाइब्रेशन से खुली। मैंने देखा तो मेरी दोस्त रिया का कॉल था। जब मैंने कॉल को रिसीव किया तो कॉल पे रिया नहीं, रिया की मम्मी थी। जब मैंने कॉल को रिसीव किया तो दूसरी ओर रिया की मम्मी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से मैं उनके घर पे आ जाऊं। मैंने उनसे पूछा कि लेकिन हुआ क्या? तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बस जल्दी से घर पे आ जाओ, रिया अजीब ही बिहेव कर रही है। मैंने भी बिना देर किए मैं सीधा रिया के घर की तरफ निकल पड़ा। मैं अपनी कार से रिया के घर की तरफ जा रहा था। उस समय रात के करीब 1 बज रहे थे। पूरा सड़क सुनसान था। जहाँ पे रिया का घर था वो जगह शहर से थोड़ी हटके थी, मतलब कि वहाँ पे आबादी बहुत कम थी। मेरे घर से रिया का घर लगभग 40 मिनट की दूरी पे था और कुछ टाइम में ही मैं रिया के घर पहुँच गया। जैसा कि मैंने बताया, रिया का घर शहर की आबादी से थोड़ा सा हटके था, इसलिए उसके घर के आसपास बहुत सारे घर नहीं थे। जंगल झाड़ियाँ ज़्यादा थी उसके घर के आसपास। जैसे ही मैं अपनी कार से उतरा कि मुझे रिया के घर से एक अजीब ही आवाज़ आ रही थी। आवाज़ मानो ऐसी थी जैसे कोई जानवर। आवाज़ बहुत ही खौफनाक थी। वो आवाज़ सुन के एक पल के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर जैसे जैसे मैं रिया के घर की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो चीखने की आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। मैं रिया के घर के अंदर गया तो रिया का छोटा भाई वहीं पे खड़ा था। वो भागते हुए मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि भैया जल्दी चलिए, देखिए दीदी को क्या हो गया है। आंटी भी वहाँ पे आ गई। हम सब लोग मिलके रिया के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। जब मैं रिया के कमरे के अंदर गया तो अंदर का नज़ारा देख के तो मानो किसी भी इंसान का रूह कांप जाए। रिया बिल्कुल किसी अजीब जानवर की तरह बिहेव कर रही थी। बाल पूरे बिखरे थे उसके, आंखें उसकी बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी और वो बस किसी जानवर की तरह चीखे जा रही थी। मैंने आंटी से पूछा कि ये क्या हो गया इसे? तो उन्होंने बताया कि पता नहीं, शाम तक तो ये बिल्कुल ठीक थी और शाम को अपने फ्रेंड के घर से वापस आने के बाद रात से ही ये ऐसे बिहेव कर रही है। मैं रिया के पास गया उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उसने एक झटके में ही मुझे बहुत दूर फेंक दिया। मेरी हाइट लगभग 6 फुट 3 इंच है और मेरा वेट 92 किलो है। मैं रेगुलर जिम जाता हूँ। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे आप लोगों को अंदाज़ लग जाएगा कि उसके अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई कि उसने मुझे इतना दूर फेंक दिया। और जहाँ तक रिया की बात है तो वो पतली दुबली एक लड़की है। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं रिया को काबू में नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अपने 1-2 दोस्त और को कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि आते वक्त एम्बुलेंस को भी लेते आए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ टाइम में ही मेरे दोस्त एम्बुलेंस को लेके वहाँ पहुँच गए। हम 5-6 लोग मिलके किसी तरीके से उसे काबू करके हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद भी वो लगभग ऐसे ही कर रही थी, ऐसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और बस एक ही बात कह रही थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर को लगा कि शायद ये कोई मेंटल केस है, लेकिन डॉक्टर को मैंने बताया कि रिया को तो दिमागी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उन लोगों ने रिया को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और इंजेक्शन पड़ने के बाद रिया शांत हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया को हुआ क्या है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स भी परेशान थे कि इससे पहले, आज से पहले कभी भी रिया को कोई भी
दिमागी प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर अचानक से क्या हो गया जो ये ऐसे बिहेव कर रही है? यह मैं आप लोगों को रिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। रिया, इसे मैं बचपन से जानता हूँ। हम लोग स्कूल में मिले थे। बचपन से ही रिया ने बहुत कुछ झेला है। बहुत छोटी थी वो जब उसके पापा उन लोगों को छोड़ के चले गए। रिया से बड़ा एक भाई था। एक रोड एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई। बस एक छोटा भाई और उसकी मम्मी, उसकी माँ ने ही इन दोनों का ख्याल रखा है। कई बार स्कूल में रिया के पास फ़ी तक के पैसे नहीं होते थे। जितना हो सके मैंने रिया की हमेशा ही हेल्प करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि रिया एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी। हालात चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं माना। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रिया जॉब की तलाश में थी। और रिया की माँ ने बताया कि उस शाम, मतलब कि जिस समय उसकी हालत ख़राब हो गई थी, वो अपने एक फ्रेंड से मिलने गई थी। तो मैंने आंटी से उस फ्रेंड का एड्रेस लिया और मैं उस फ्रेंड के घर पे गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो लड़की ने मुझे बताया कि रिया उसके घर पे तो आई थी, लेकिन उसे निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गई थी। तो मैंने उसे बताया कि एक शॉर्टकट तो है, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ जा सकती हो, लेकिन वो शॉर्टकट उतना सेफ़ नहीं है। तो मैंने कहा सेफ़ नहीं है मतलब? तो उसने कहा कि वो शॉर्टकट एक रेलवे ट्रैक से होके गुज़रता है और उस रेलवे ट्रैक पे कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है और लोग कहते हैं कि वो एक हॉन्टेड रेलवे ट्रैक है। मैंने उससे पूछा कि वो शॉर्टकट कहाँ पे है, मुझे बताओ। तो उसने मुझे वो शॉर्टकट का एड्रेस दिया। मैं अपने एक फ्रेंड को लेके उस रेलवे ट्रैक के पास गया। सच में वहाँ जाके मुझे कुछ अजीब ही फील हो रहा था, ऐसा जैसा कुछ तो यहाँ पे है जो सही नहीं है। अभी मैं वहाँ पहुँचा ही था कि तभी फिर से मुझे रिया की मम्मी का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हॉस्पिटल आ जाऊँ, रिया फिर से वैसे ही बिहेव कर रही है। मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ पे वही सब, रिया का वही बिहेव। अब मुझे भी लगने लगा था कि शायद जो मैं समझ रहा हूँ वही बात है। रिया के ऊपर शायद कोई ऊपरी साया आ चुकी है। मैंने अपने एक दोस्त को ये बात बताई तो उसने मुझे एक पंडित जी का एड्रेस दिया। मैं उस पंडित जी के पास पहुंचा और मैंने उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने मुझसे कहा कि तुम मुझे वहीं पे लेके चलो, उस रेलवे ट्रैक के पास। मैं पंडित जी को लेके रेलवे ट्रैक के पास गया। पंडित जी वहाँ पे लगभग 10 मिनट खड़े रहे और वो कोई चीज़ का ध्यान लगा रहे थे अपनी आंखों को बंद करके। और कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इसी जगह से एक साया रिया के ऊपर आ गई है और वो साया बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मैंने उनसे कहा कि इसका कोई तो उपाय होगा पंडित जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल सुबह तुम आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। पंडित जी ने मुझसे कहा कि रिया को तुम लोग घर पे ले जाओ, हॉस्पिटल में रखने से उसे कोई फ़ायदा नहीं है। किसी तरीके से मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके रिया को घर पे ले गया और मैंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। पंडित जी ने कहा था कि जब तक जो विधि मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक रिया को उस कमरे से बाहर मत आने देना। तो मैंने उस कमरे में ताला लगा के रिया को अंदर ही बंद कर दिया और मैं पंडित जी के पास चला गया। पंडित जी ने कहा कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें एक शमशान घाट में जाना होगा। शमशान घाट में जाने के बाद
तुम्हें शमशान घाट में से किसी चिता की राख को लेके आनी है। लेकिन ध्यान रखना कि जब तुम इस काम को कर रहे हो तो कोई तुम्हें देखे नहीं, और ये काम तुम्हें रात को लगभग 1 बजे के से लेकर सुबह के 3 बजे के बीच में ही करनी है। शमशान घाट से राख लाने के बाद तुम्हें उसी रेलवे ट्रैक पे जाना है। उस रेलवे ट्रैक पे जाके जो जगह मैंने तुम्हें बताई है, एक्चुअली पंडित जी ने मुझे एक जगह बताई थी, उस जगह पे जाके तुम्हें उस राख को छिड़कना है। जब तुम ये काम करते रहोगे तब मैं यहाँ से मंत्रों का उच्चारण करता रहूँगा। लेकिन ध्यान रखना कि वो आत्मा तुम्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगी, तो इस बात का तुम खास करके ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है पंडित जी, मैं ये काम करूँगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी होने के कारण ये काम कितना मुश्किल था मेरे लिए। रात को शमशान घाट में जाना और वहाँ से राख लेके आना, फिर उस ट्रैक पे जाके उस राख को छिड़क के आना। खैर, अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए मुझे ये करना ही था। मैं रात होने का वेट करने लगा और रात करीब 12:30 में मैं अपने बाइक से शमशान घाट की तरफ निकल पड़ा। और हाँ, पंडित जी ने मुझसे ये भी कहा था कि ये काम मुझे अकेले ही करना है और ये काम करते वक्त कोई मुझे देख ना पाए। जैसे ही मैं शमशान घाट पहुंचा, वहाँ पहुंचते ही डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई। लेकिन फिर भी किसी तरह से भगवान का नाम लेते हुए मैं शमशान घाट के अंदर गया। लेकिन जैसे ही मैं शमशान घाट के अंदर पहुंचा, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई है जो छिप के मुझे देख रहा है। फिर भी मैं अपने मन को यही कह रहा था कि शायद ये मेरा वहम है, डर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। मैं जल्दी से वहाँ से राख उठा के और अपनी बाइक को स्टार्ट करके मैं सीधा रेलवे ट्रैक की ओर निकल पड़ा। उधर पंडित जी लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रेलवे ट्रैक तक तो मैं बाइक को लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए कुछ दूर मैंने बाइक को लगा दिया और मैं पैदल रेलवे ट्रैक की तरफ निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं उस जगह पे पहुंचने ही वाला था कि ठीक उसकी जगह पे रिया खड़ी थी। रिया को वहाँ देख के मैं चौंक गया। मैंने कहा कि रिया, तुम यहाँ पे? तो रिया मुझे देख के हंसने लगी। बहुत ही भयानक हंसी थी उसके चेहरे पे, और वो कह रही थी, तू बचाएगा इससे मुझसे? क्या लगा था कि मैं यहाँ तक आ नहीं पाऊँगा? और ऐसा कह के वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसका चेहरा देख के किसी बच्चे की जान निकल जाए, इतना डरावना चेहरा बन चुका था उसका। और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन पंडित जी ने मुझे एक चाकू दी थी, जिस चाकू के ऊपर दुर्गा माँ का चुनरी लपटा हुआ था। मैंने वो चाकू को बाहर निकाला, और वो चाकू को बाहर निकालते ही वो जो कोई भी था वो मेरे ऊपर चीखने लगा, दूर हटा इसे, वरना आज तेरा मौत तय है। मैं उस चाकू को लेके भगवान का नाम लेते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उस चाकू को देख के वो डर गया था और वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। और तभी मैं उस जगह पे पहुंच गया। उस जगह पे जैसे ही मैंने राख को छिड़का कि वो जो कोई भी था, वो आत्मा जोर जोर से नहीं ऐसा मत कर, ऐसा करने लगा। और देखते देखते ही रिया वहीं पे गिर के बेहोश हो गई। मैं जल्दी से रिया के पास पहुंचा। मैंने उसे उठाया। मैंने किसी तरह से उसे होश में लाने की कोशिश की, तो वो थोड़ा थोड़ा होश में आई। उसके बाद मैं वहाँ से उसे बाइक पे बैठा के मैं वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में ही मैंने पंडित जी को फ़ोन किया और मैंने उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम लोग सेफ हो। तो ये थी मेरी कहानी। यहाँ मैं आप लोग को एक बात और बताता हूँ कि रिया जब वो ठीक हो गई, उसके बाद मैंने रिया से शादी कर ली और वो आज भी मेरे साथ है।
कभी कभी मैं उसका मजाक भी उड़ाता हूँ कि तुम्हें क्या हो गया था उस दिन, और कभी कभी वो मुझे डराती भी है। एक बार तो रात में फिर से वो ऐसे ही चीख रही थी। मुझे लगा कि शायद वो आत्मा फिर से उसके ऊपर आ गई, लेकिन थैंक गॉड कि वो एक प्रैंक था। कभी अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों को रिया से ज़रूर मिलवाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं रिया से मिलना, या फिर मिलना कहने का सेंस कि मैं एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप चाहते हैं रिया को देखना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर।